विश्व इतिहास की सीरीज के अंतर्गत सोशल साइंस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के 6वें नंबर का प्रैक्टिस सेट आज होगा और इसमें क्लास एनसीईआरटी के क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विश्व इतिहास से संबंधित, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज इस वीडियो में आज हल किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हल किया जाएगा। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिहार शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये प्रश्न जितने भी होंगे निश्चित रूप से आपको ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका क्रांति या इंग्लैंड की क्रांति? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के अंतर्गत हुई थी? तो ये आपका फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत 1789 ईस्वी में ये इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में जो निरंकुश का शासक था, जो निरंकुश राजा का शासन था, अब वह फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गया था, इसलिए फ्रांस की क्रांति से यह शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न है आपका, जर्मन पंचांग तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ 1798 में किस पत्रकार ने डिजाइन किया? लॉर्ड बायरन, रोमानी बुर्बो, एंड्रियास रेबमान या अर्नस्ट रेनन? तो यह किसने डिजाइन किया था? तो एंड्रियास रेबमान ने इसको डिजाइन किया था और यह जो है इन्होंने जो है इसको डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो रेबनान पत्रकार थे ये मेंज नामक शहर में रहते थे और ये जो जर्मन जैकोबिन गुट था उसी के सदस्य थे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? R.S. सारियू, फ्रेडरिक सारियू, फ्रांसिस डेविड या इलियास? तो किसने बनाई थी इसको बताना है आपको। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, किसने बनाई थी ये बताना है आपको। तो इसको जो है फ्रेडरिक सारियू ने बनाई थी, फ्रेडरिक सारियू ने बनाई थी और इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 19वीं सदी के अंत तक कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुके थे? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन या ए और बी दोनों? तो आपको बताना है कि कौन इसमें राष्ट्र या राज्य बन चुके थे 19वीं शताब्दी तक। 19वीं शताब्दी तक की बात कर रहा है, तो इसमें जो है ए और बी दोनों यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो थे ये राष्ट्र बन चुके थे, ये राष्ट्र बन चुके थे और इनकी पहचान भी जो थी अलग हो गई थी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 में ही आज़ाद हो चुका था और ये स्विट्जरलैंड भी आज़ाद हो चुका था। तो आगे का प्रश्न देखेंगे, 18वीं सदी के मध्य में यूरोप के नक्शे में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को किस रूप में जानते थे? राजशाहियों के, डचियों के, कैटनों के, उपयुक्त सभी के? तो 18वीं सदी की बात कर रहा है। 18वीं सदी में जो है इनको किस रूप में जाना जाता था यही बताना है आपको। तो ये जो है ये राजशाही के रूप में भी जाने जाते थे, डच के रूप में भी और कैटन के यानी उपयुक्त सभी रूपों में यह जाने जाते थे 18वीं शताब्दी में। आगे का प्रश्न देखेंगे, पूर्वी एवं मध्य यूरोप किस राजतंत्र के अधीन था?
सामंतवादी राजतंत्र, साम्राज्यवादी राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। ये निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक होता था कृषक वर्ग, खेतिहर वर्ग, छोटे काश्तकार वर्ग या कुलीन वर्ग। तो ये कुलीन वर्ग होते थे, कुलीन वर्ग। हैब्सबर्ग साम्राज्य किन जनसमूहों एवं क्षेत्रों को जोड़कर बना था? एल्प्स के टिटाल, ऑस्ट्रिया एवं सुडेटेनलैंड, लॉम्बार्डी और वेनेशिया, उपयुक्त सभी। तो हैब्सबर्ग का साम्राज्य जो था ये आपका ऊपर के सभी से मिलकर बना हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे। सूची का मिलान करना इसमें है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सब मिलान करना है, आपको देखना है। तो इटली का एकीकरण जो हुआ था 1859 से लेके 1870 के बीच में हुआ था। 1859 से 1870 के बीच में। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था ये 1866 से लेके 1871 के बीच में हुआ था। नेपोलियन का पतन जो हुआ था 1814 से 15 के बीच में हुआ था। और नेपोलियन द्वारा इटली पर हमला जो है 1797 ईस्वी में हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे। फ्रांस एवं जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ? फ्रांस एवं जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में। तो यह जो है 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो है शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है औदार्य, आजाद, स्वतंत्रता या स्वाधीनता। बताना है आपको। इसका अर्थ होता है आजाद। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादी किसके पक्षधर थे? निरंकुश शासक, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार या उपयुक्त सभी के। तो ये बताना है कि किसके ये पक्षधर थे। तो संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। फ्रांस में संपत्ति विहीन सभी वयस्क पुरुषों को थोड़े समय के लिए मताधिकार किसके शासन में प्राप्त हुआ था? निरंकुश शासन, ऑटोमन साम्राज्य शासन या जैकोबिन शासन या क्रोएट शासन। तो यह जैकोबिन शासन के समय में कुछ समय के लिए इनको यह प्राप्त हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे। कपड़े नापने के पैमाने को क्या कहा जाता था? बुर्बो, फ्रैक, जालवे या एले। तो कपड़े नापने के पैमाने को क्या कहा जाता था? एले कहा जाता था। एले कहा जाता था। और यूरोप के अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग मापतल की व्यवस्था थे, तो इसको एले कहा जाता था। 19वीं सदी में कौन जर्मन के ट्यूबिंजन विद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे? सर जॉर्ज डाउनिंग, आर्क बिशप फ्रेडरिक लिस्ट या फेंट जॉन्स। तो ये फ्रेडरिक जो लिस्ट थे यही अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। और आगे का प्रश्न देखेंगे। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रथा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर किसको हराया था? मेटरनिख, नेपोलियन, लुई फिलिप या
मैथ्सिनी को। तो ये सब मिल करके जो है किसको हराए थे? तो इन सबों ने जो है मिल करके 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हराया था। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्टा ने। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने, इटली का मैथ्सिनी, ऑस्ट्रिया के चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक ने। तो 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है यह ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। और आगे का प्रश्न देखेंगे। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप में नियम बनाए जिसका उद्देश्य था किताबों पर नियंत्रण, अखबारों पर नियंत्रण, नाटक एवं गीतों पर नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा बताना है आपको। तो ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप में नियम बनाए जिनका सभी पर नियंत्रण था। ये किताब, अखबार, नाटक और गीत सब पर नियंत्रण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी, गुलामों की आज़ादी, निरंकुश शासकों से आज़ादी, उपनिवेशवाद से आज़ादी। तो यह प्रेस की आज़ादी के लिए यह प्रमुख मुद्दा था उनका। किस क्रांतिकारी ने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप जैसे संगठनों की स्थापना की थी? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मेटरनिक ने, जोसेफे मैथ्सिनी ने, या गैरिबाल्डी ने, या विक्टर एमेनुएल ने? तो इसको मैथ्सिनी ने जो है मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की जैसे संगठनों की स्थापना की थी। तो ये मैथ्सिनी थे। आगे का प्रश्न देखेंगे। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1930, जुलाई 1830, जुलाई 1730 या जुलाई 1630 ईस्वी में? फ्रांस में प्रथम विद्रोह की बात कर रहा है। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था ये बताना है आपको कि पहला विद्रोह फ्रांस में कब हुआ था। जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है यहाँ पे जुलाई 1830 में हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसने टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? जाल वेराइन, बर्न, मेटरनिक या लॉर्ड बायरन ने? तो यह टिप्पणी जो है मेटरनिक ने की थी और ये कहा था उसने कि, आगे का प्रश्न देखेंगे। किस अंग्रेज कवि की मृत्यु 1824 में बुखार से हुई थी? लॉर्ड बायरन, लॉर्ड ग्राडफिड, लॉर्ड कियास, लॉर्ड योहान? तो यह किसकी मृत्यु हुई थी बुखार से? तो लॉर्ड बायरन की मृत्यु बुखार से हुई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। और रूमानीवाद किस तरह का आंदोलन था? राजनीतिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक या भूमिगत आंदोलन? तो ये सांस्कृतिक आंदोलन था। द मसैकर एट कियोस 1824 में किस रूमानीवादी फ्रांसीसी चित्रकार की कृति है? ग्रिम्स फेरी टेल्स, गाटफ्रीड विल्हेम या देला क्रोआ? तो ये देला क्रोआ की कृति थी। देला क्रोआ की कृति थी। उदारवादी आंदोलन के अंदर किसे राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था? महिलाओं को, पुरुषों को, उदारवादियों को, सभी को? तो उदारवादी आंदोलन के अंदर ये विवाद किस तरह का था ये बताना है आपको।
ये उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत यह विवाद किस तरह का था ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। यह मुद्दा विवादास्पद था। आगे का प्रश्न देखेंगे। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ का सम्राट घोषित किया गया? तो वो इटली, जर्मनी, हंगरी या ऑस्ट्रिया का? तो कहाँ का सम्राट इनको घोषित किया गया था ये बताना है आपको। तो इन्हें जो है जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था राजा विलियम प्रथम को। आगे का प्रश्न देखेंगे। यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। मैथनी ने, आटोवान सेवी ने, जॉर्ज बेसने या टस्करी ने? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि यंग इटली की स्थापना जो है किसने की थी। आपको बताना है किसने किया था। तो ये मैथनी ने किया था 1830 के दशक में। आगे का प्रश्न देखेंगे। सार्डिनिया पिडमांट के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1831 से और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता के बाद इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी मिली। गैरिबाल्डी, ऑटोमान बिस्मार्क, विक्टर एमेनुएल द्वितीय या मैथनी को? तो यह जो है जिम्मेदारी जिसको मिली थी वह विक्टर एमेनुएल द्वितीय था और इसने जो है इटली के राज्यों को जोड़ने की इसकी जिम्मेदारी थी। न तो एक क्रांतिकारी था न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। यह वाक्य किससे संबंधित है? काबूर, तस्करी, गैरिबाल्डी या मैथनी के? तो ये काबूर से संबंधित ये है और ये स्टेटमेंट उसी से संबंधित है। इमैनुएल द्वितीय जो है को एक एकीकृत इटली का राजा कब घोषित किया गया था? 1860, 1968, 1861, 1967 ईस्वी में। तो इसे कब राजा घोषित किया गया था? 1861 ईस्वी में इसे राजा घोषित किया गया था। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया उन्होंने के बारे में कभी नहीं सुना। इटालिया, ऑस्ट्रिया, स्पेनी या ला तालिया के बारे में? तो इन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था। इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था और वे मानते थे कि ला तालिया जो है विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से किसका गठन हुआ था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड आयरलैंड, यूनाइटेड ऑफ स्कॉटलैंड, यूनाइटेड ऑफ फ्रांस? तो बताना है इसमें किसका। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को मनाही थे गौलिक भाषा बोलने की या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की, ये अभी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इनको गेलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक जो है पहनने की भी मनाही थी, ये और भी दोनों सही हो जाएगा। आयरलैंड देश किस धार्मिक गुटों में बटा हुआ था? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ईसाई धर्म या ए और बी दोनों? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्मों में बटा हुआ था ये। आगे का प्रश्न देखेंगे। किस सन में
आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया 1800, 1801, 1802, 1803 में। तो बलपूर्वक कब शामिल किया गया था? 1801 ईस्वी में जो है इसको यूके में शामिल कर लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह थे ब्रिटानिया झंडा, यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान गार्ड, सेव आवर नोबल किंग, आयरिश झंडा, यूनाइटेड जैक, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों थे, यानी ब्रिटानिया झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव और नोबल किंग, ये दोनों नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह थे। तो आगे का प्रश्न देखेंगे। जुत्सेपे गैरिबाल्डी की मुलाकात मैथ्सिनी से कब हुई? 1831, 1832, 1833, 1834 में। तो 1833 में गैरिबाल्डी की मैथ्सिनी से मुलाकात होती है। और आगे का प्रश्न देखेंगे। किस सन में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडिशन ऑफ द थाइडेंड हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? 1859, 1861, 1862 या 1860? तो ये 1860 में इसने नेतृत्व किया था। और इस अभियान में जो नए स्वयंसेवक जुड़े थे उनकी संख्या लगभग हजारों में थी और रेड शर्ट के नाम से लोकप्रिय थे। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्षेत्र था प्रसा, ऑस्ट्रिया, बाल्कन या हंगरी? तो ये क्षेत्र कौन से थे बताना है। तो ये बाल्कन का प्रदेश था, यहाँ गंभीर राष्ट्रवाद तनाव का क्षेत्र बना हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? ऑस्ट्रियाई समाज, ऑटोमन, रूसी या ऑस्ट्रियाई समाज? तो यह ऑटोमन साम्राज्य के नेतृत्व में था, नियंत्रण में था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए किस रूप में चुना गया? पुरुष, नारी, हिरण या शेर? तो 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 19वीं शताब्दी में इसे किस रूप में चुना गया था? तो 19वीं शताब्दी में जो है राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए नारी के रूप में चुना गया था। नारी भेष में जो प्रस्तुत किया गया था और राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया था, असल में वह कोई खास महिला नहीं थी, बस एक काल्पनिक विचार था। 1850 के डाक टिकट पर किसकी तस्वीर बनाई गई जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है? फिलिप वेट, जर्मेनिया, मारियान या उपरोक्त सभी? तो ये मारियान का चित्र 1850 में डाक टिकट पर बनाया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने किन विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया? स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र या उपरोक्त सभी? तो ये सभी का प्रयोग इन्होंने नारी रूप में किया था। स्वतंत्रता का प्रतीक है लाल टोपी, टूटी जंजीर, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता का प्रतीक क्या हो जाएगा आपका? तो ए और बी दोनों, यानी लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर भी। लाल टोपी जो थी और टूटी हुई जंजीर दोनों स्वतंत्रता का प्रतीक है माने जाते हैं। जर्मन में बलूत वृक्ष किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता, वीरता, मुक्ति या आदर्श? जर्मन में जो है बलूत वृक्ष किसका प्रतीक है यह बताना है। तो बलूत वृक्ष जो है यह आपका वीरता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है।